हर इन्वेस्टर के सामने ना एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है, वो इमोशनल लड़ाई कि जब कोई स्टॉक अच्छा चल रहा हो तो उसमें और पैसा कब डालें या फिर उसे बेचकर निकल कब जाएं। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने एक स्टॉक खरीदा और वो सिर्फ 40 दिन में 75% ऊपर चला गया। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, ऐसा सच में अजंता फार्मा के साथ हुआ था। ज्यादातर लोग इस पॉइंट पर सोचेंगे, यार अब क्या ही बढ़ेगा ये। और बस यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अब जरा इन दो रास्तों के नतीजों पर नजर डालिए। केस 1 में अगर सिर्फ शुरुआती इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा तो प्रॉफिट हुआ 12.5 लाख। लेकिन केस 2 देखिए, जहां बढ़ती कीमतों पर और खरीदने की हिम्मत दिखाई गई, वहां टोटल प्रॉफिट बढ़कर हो गया 27,69,000 रुपए। ये साफ दिखाता है कि कई बार हिचकिचाहट कितनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सिंपल है। अगर किसी ने एक असाधारण बिजनेस को पहचान लिया है जिसमें आगे बढ़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, तो सच कहूं खरीदने में कभी देर नहीं होती। फोकस कीमत पर नहीं, बिजनेस की क्वालिटी पर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सोच हमें अगले हिस्से तक कैसे ले जाती है, जहां हम उन आम धारणाओं को तोड़ेंगे जो अक्सर इन्वेस्टर्स को अच्छे मौकों से दूर रखती हैं। ये एक क्लाइंट ने सच में कहा था, और जानते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन डर है कि जो स्टॉक अपने पीक पर है उसे नहीं खरीदना। कई इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो चीज़ पहले ही इतनी बढ़ चुकी है वो और ऊपर नहीं जा सकती। पर क्या ये सच है? अब ये एग्जाम्पल देखिए और आपको पता चलेगा कि वो डर कितना गलत था। लाओ ओपाला आरजी को जब रेकमेंड किया गया था तब वो अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। उसके बावजूद अगले सिर्फ 18 महीनों में उसने 480% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इससे ये साबित होता है कि अच्छी मजबूत कंपनियां लगातार नए हाई बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर ना साइकोलॉजी का खेल साफ दिखता है। 52 वीक हाई पर इन्वेस्टर डरता है, जबकि असल में ये अक्सर एक मजबूत मोमेंटम और क्वालिटी बिजनेस का साइन होता है। और दूसरी तरफ 52 वीक लो पर एक सस्ते सौदे की उम्मीद की जाती है, जबकि असल में वो अक्सर कंपनी के फंडामेंटल्स में गिरावट का संकेत होता है। एड्यूकॉम की कहानी तो इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है कि 52 वीक लो पर खरीदना सेफ है। 2009 में ये स्टॉक 1,000 रुपए का था। वो गिरता रहा और हर गिरावट पर लोगों को लगा कि अब तो ये सस्ता हो गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? ये गिरते गिरते 30 रुपए तक आ गया। जो चीज़ नीचे गिरती है वो और भी तेजी से गिर सकती है। अच्छा, खरीदने की बात तो हो गई, पर बेचने का क्या? अब हमारा अगला सेक्शन इसी पर है कि बेचने का फैसला घबराहट में नहीं, बल्कि एक सोची समझी लॉजिकल प्रोसेस के तहत कैसे लिया जाए। ये एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट है। बेचने का फैसला सिर्फ कीमत के ऊपर नीचे होने पर नहीं, बल्कि इन 6 लॉजिकल वजहों पर आधारित होना चाहिए। क्या मार्केट में कोई बेहतर मौका है? क्या खरीदने का फैसला ही गलत था? क्या कंपनी के बिजनेस में कोई बदलाव आ गया है? ये फ्रेमवर्क हमें इमोशनल फैसलों से बचाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक है, अपनी गलती मानने की हिम्मत। हुआ यूं कि एक इन्वेस्टर ने 2012 में यूनिटेक खरीदा, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि ये फैसला गलत था। लॉस में होने के बावजूद उन्होंने वो स्टॉक बेच दिया। साइकोलॉजिकली ये बहुत मुश्किल कदम था, लेकिन फाइनेंशियली ये उनका सबसे सही फैसला साबित हुआ। और ये देखिए उस एक फैसले का नतीजा। यूनिटेक में 30% का नुकसान उठाया और उस पैसे को पीआई इंडस्ट्रीज में लगा दिया, जिसने 90% का प्रॉफिट दिया। मतलब एक गलती से चिपके रहने के बजाय कैपिटल को एक विनर की तरफ मोड़ दिया गया। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। डेक्कन क्रॉनिकल अपने मेन बिजनेस में एक बहुत मजबूत कंपनी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना शुरू किया जिनका उनके काम से कोई लेना देना नहीं था, जैसे आईपीएल टीम खरीदना, उनके फंडामेंटल्स ही बदल गए। और नतीजा, इन्वेस्टर्स की 98% वेल्थ खत्म हो गई। ये मानदंड नंबर 4 का एक क्लासिक उदाहरण है। जब कंपनी की कहानी बदल जाए तो एग्जिट ले लेना चाहिए। तो खरीदने बेचने का फ्रेमवर्क तो हमने समझ लिया, पर अब उन कुछ सबसे आम और महंगी गलतियों पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं ताकि इन जालों से बचा जा सके। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को खरीदते हैं जो पिछले बुल रन के हीरो थे, ये सोचकर कि वो फिर से वैसा ही कमाल करेंगे। लेकिन हर मार्केट साइकिल अलग होता है और उसके लीडर्स भी नए होते हैं। ये टेबल देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता देगी। विप्रो को साल 2000 के अपने हाई पर वापस आने में 15 साल से ज्यादा लग गए,
यूनिटेक तो 2008 के अपने हाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। पुराने विनर्स पर दाव लगाना अक्सर एक हारने वाली बाजी होती है। और ये शायद सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। जब कोई स्टॉक गिरता है तो इन्वेस्टर्स अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को कम करने के लिए और खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना लॉस कम कर रहे हैं, पर असल में वो एक डूबते हुए जहाज में और पैसा डाल रहे होते हैं। सुजलॉन का ये केस देखिए। इन्वेस्टर ने 90 रुपए पर खरीदना शुरू किया और जैसे जैसे कीमत गिरती गई वो और खरीदता गया, ये सोचकर कि उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। उसने कुल 6 बार खरीदारी की और अपनी एवरेज प्राइस 7.5 रुपए पर ले आया। लेकिन अब देखिए असलियत क्या है। एवरेज डाउन करने से उसका टोटल लॉस हो गया 87,500 रुपए। अगर वो अपनी पहली गलती के बाद ही रुक जाता तो उसका नुकसान सिर्फ 60,000 रुपए होता। एवरेजिंग डाउन ने लॉस कम नहीं किया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। और आखिर में ये दो गलतियां जो अक्सर एक साथ होती हैं। इन्वेस्टर्स अपने विनिंग स्टॉक्स से छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अपने लूजर्स को पकड़े रहते हैं और वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। ऊंचे पर बेचकर नीचे खरीदने की सोचते हैं, जो कि लगभग नामुमकिन है, और इसमें अक्सर अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, एक क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कभी देर नहीं होती। दूसरी, तब बेचिए जब खरीदने की वजह ही खत्म हो जाए। विनर्स को होल्ड करिए और लूजर्स को जल्दी बेचिए। और सबसे जरूरी, एक गिरते हुए बिजनेस में कभी भी एवरेज डाउन मत करिए। और आखिर में मैं बस इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। जब कोई अपने पोर्टफोलियो को देखता है तो क्या वो स्टॉक लॉजिक पर आधारित एसेट्स हैं या फिर उम्मीदों और डर का एक इमोशनल बोझ बन गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।